नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का एक कंप्लीट मैराथन करने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, खासकर सीटेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम सीडीपी के हर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये 3 सवाल हैं जो हाल की परीक्षाओं से सीधे उठाए गए हैं, और ये वो सवाल हैं जहां अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी गलती कर देते हैं। पहला सवाल, विकास की दर सभी चरणों में एक समान क्यों नहीं होती? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन जब ऑप्शन में आता है यूनिफॉर्म, लीनियर, स्पाइरल, तो दिमाग घूम जाता है। दूसरा सवाल, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के बीच सटीक अंतर क्या है? ये दोनों शब्द इतने ज्यादा मिलते जुलते लगते हैं कि अक्सर लोग एक की जगह दूसरा चुन लेते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और तीसरा, एक प्रैक्टिकल सवाल, एक बच्चा चोरी करने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उसे सजा का डर है। यह कोहलबर्ग के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? ये सब आज के एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब और इनसे जुड़े हर एक कॉन्सेप्ट को हम इसी क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के बाद सीडीपी आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। चलिए तो अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हमारा पहला और सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। साथियों, एक बात समझ लीजिए, इस टॉपिक को सीडीपी की नींव मानिए। मैं इसे नींव क्यों कह रही हूं? क्योंकि अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का ये बारीक सा फर्क समझ में नहीं आया, तो आप आगे के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं, जैसे पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, उनको ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, और वहीं पर उनसे पहली और सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एग्जाम में यहां से 1 या 2 सवाल पक्के आते हैं। कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, तो कभी किसी और सवाल के ऑप्शन में डालकर आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये वो बुनियाद है जिस पर सीडीपी की पूरी इमारत खड़ी होगी। चलिए इस नींव को मिलकर एकदम मजबूत करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये आपके 1 नंबर की गारंटी है। यहाँ पर वृद्धि और विकास के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ लिखा है। चलिए एक एक करके बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ। पहला पॉइंट है, ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। अब मात्रात्मक का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जिसे आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसे आप नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे आपकी हाइट कितनी है, आप कहेंगे 5 फुट 8 इंच। आपका वजन कितना है? 65 किलो। ये सब क्या है? ये नंबर्स हैं, ये मात्राएं हैं। ये सब शारीरिक परिवर्तन है। और सबसे जरूरी बात, वृद्धि एक तय समय के बाद रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान की लंबाई पूरी जिंदगी बढ़ती रहती है। नहीं, एक मैच्योरिटी आने के बाद ये रुक जाती है। अब दाईं तरफ देखिए, विकास यानी डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है, ये गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, साथ ही मात्रात्मक भी। गुणात्मक का मतलब है गुणों में बदलाव। आपकी समझ कितनी बेहतर हुई, आपका सोशल बिहेवियर कितना अच्छा हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी बढ़ी। क्या आप इसे इंच टेप से माप सकते हैं? नहीं, यह हमारे व्यवहार में, हमारे काम में झलकता है। विकास में वृद्धि भी शामिल है, इसीलिए इसे हम सर्वांगीण परिवर्तन यानी ओवरऑल चेंज कहते हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट जो एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम तक चलती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है, और मृत्यु तक इंसान कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है, विकसित होता ही रहता है। तो याद रखिएगा, वृद्धि रुक जाती है, विकास कभी नहीं रुकता। इस टेबल से एमसीक्यू बनना 100% तय है, इसलिए हर एक पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब हम वृद्धि और विकास के बीच का अंतर अच्छे से समझ चुके हैं, तो हमारे दिमाग में अगला सवाल क्या आता है? यही ना कि ये विकास होता कैसे है? क्या ये ऐसे ही रैंडमली हो जाता है, या इसका कोई पैटर्न है, कोई नियम है, और ये किन किन पड़ावों से, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलेगा अपने इस दूसरे सेक्शन में, जिसका नाम है विकास के सिद्धांत और चरण। इसको आप ऐसे समझिए कि सिद्धांत वो यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो कानून हैं जिनका विकास हमेशा पालन करता है, चाहे बच्चा इंडिया में हो, जापान में हो या अमेरिका में। और चरण वो मैप है, वो नक्शा है जो हमें बताता है कि विकास का सफर किस रास्ते से होकर गुजरेगा, यानी किस उम्र में बच्चे में क्या बदलाव आने की संभावना है।
ये दोनों मिलकर हमें बच्चे के डेवलपमेंट की पूरी पिक्चर समझने में मदद करते हैं। ये कैसे और कब का जवाब देते हैं। कैसे का जवाब सिद्धांत देंगे और कब का जवाब चरण देंगे। इसको समझना पेडागोजी के सवालों को हल करने के लिए बेहद जरूरी। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से असर्शन रीजन वाले सवाल बहुत बनते हैं। यहाँ हम विकास के कुछ मेन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। एक एक को ध्यान से समझिए। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, जो हम पहले ही जान चुके हैं कि विकास गर्भ से कब्र तक लगातार चलता है। दूसरा, विकास की दर एक समान नहीं होती। याद है, यही हमारा पहला सवाल था। इसका मतलब है कि शैशवावस्था में यानी 0 से 2 साल में बच्चे की हाइट और वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन बाल्यावस्था में ये स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और फिर किशोरावस्था में अचानक से फिर तेजी आ जाती है। तो रेट एक जैसा नहीं रहता। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। इसमें 2 दिशाएं हैं और इनके नाम आप रट लीजिए। पहली है सेफ्लोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। आपने देखा होगा छोटा बच्चा सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ पर कंट्रोल पाता है और सबसे आखिर में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी। इसका मतलब है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाहों का और सबसे आखिर में उंगलियों का। बच्चा पहले किसी चीज को पूरे हाथ से पकड़ता है, बाद में जाकर वो पेंसिल को उंगलियों से पकड़ना सीखता है। ये दोनों नाम एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। फिर है सर्पिल विकास का सिद्धांत। मतलब विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वर्तुलाकार होता है, आगे पीछे होता रहता है। और अंत में सबसे जरूरी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ गुणा का निशान लगाए, जमा का नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग काम नहीं करते, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपके पास कितना भी अच्छा बीज हो, अगर जमीन बंजर है तो पेड़ नहीं उगेगा, और जमीन कितनी भी उपजाऊ हो, अगर बीज खराब है तो भी पेड़ नहीं उगेगा। विकास के लिए दोनों का होना जरूरी है। सिद्धांतों को समझने के बाद अब हम विकास के मैप यानी उसके चरणों को देखेंगे। हम मुख्य रूप से 4 चरणों की बात करेंगे और हर चरण की अपनी एक खास पहचान होती है। पहला है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक। इस उम्र के बच्चे की कल्पना कीजिए। उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और वो दुनिया को अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से समझता है। चीजों को मुंह में डालकर, छूकर, सुनकर, यही उसकी लर्निंग है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल। इस उम्र में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चा खूब सवाल पूछता है। इसे खिलौनों की आयु यानी टॉय एज भी कहते हैं। और एक खास बात, बच्चा इस उम्र में आत्मकेंद्रित यानी ईगो सेंट्रिक होता है। उसे लगता है कि जैसा वो सोचता है पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है तो ये स्कूल एज है। दोस्तों के साथ ग्रुप बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। और यहीं पर उसमें तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। चौथा और आखिरी चरण है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 12 से 18 साल। ये जिंदगी का सबसे उथल-पुथल वाला समय है। स्टैनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इस उम्र में मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, ये पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। और अब बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, जैसे ईमानदारी, न्याय, लोकतंत्र जैसी बातों पर सोच सकता है। हर चरण से जुड़े ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीडीपी के सिलेबस के दिल यानी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में आ चुके हैं। ये सेक्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों पर। आप इन्हें सीडीपी के 3 स्तंभ मान सकते हैं, द 3 पिलर्स। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, इन तीनों से जुड़े हुए आपको कम से कम 5 से 7 सवाल जरूर मिलेंगे। अगर आपने इन तीनों विचालकों को अच्छे से समझ लिया तो आप मानकर चलिए कि आपने सीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया। ये तीनों हमें बताते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा सीखता कैसे है और बच्चा सही गलत का फैसला कैसे लेता है। तो अब अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। पियाजे का मूल विचार ये है कि बच्चे ज्ञान के पैसिव रिसीवर्स नहीं होते। मतलब उनका दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें। नहीं, पियाजे कहते हैं बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, सक्रिय रूप से करते हैं, अपने अनुभवों से करते हैं। उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये लाइन एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जैसे एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को समझता है, वैसे ही एक बच्चा
चीजों को तोड़कर, जोड़कर, फेंककर, चक्कर अपनी समझ बनाता है। प्याजे कहते हैं कि बच्चे अपने दिमाग में ज्ञान की छोटी छोटी संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें वो स्कीमा कहते हैं। और जब भी उन्हें कोई नई जानकारी मिलती है तो या तो वो उसे अपने पुराने स्कीमा में फिट कर लेते हैं, जिसे आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं, या फिर अपने पुराने स्कीमा को बदलना पड़ता है, जिसे समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। तो प्याजे के लिए बच्चा क्या है? बच्चा ज्ञान का निर्माता है, एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। अब आते हैं लिव वाइगॉत्स्की पर। जहां प्याजे बच्चे को एक अकेला नन्हा वैज्ञानिक मान रहे थे, वहीं वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास अकेले नहीं होता, बल्कि समाज, संस्कृति और भाषा के साथ बातचीत करके होता है। उनका मानना था कि बच्चा दूसरों से सीखता है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में 3 शब्द सबसे जरूरी हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहला है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। ये वो दायरा है जहां बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी की मदद से कर सकता है। दूसरा शब्द है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता या कोई दोस्त भी, जिसे उस बच्चे से ज्यादा पता हो। और तीसरा सबसे जरूरी शब्द है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो अस्थायी मदद है, वो टेम्पररी हेल्प है जो MKO बच्चे को देता है। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और उसके पिता पीछे से साइकिल को पकड़े हुए हैं, तो पिता MKO हैं और जो वो मदद दे रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग है। जैसे ही बच्चा सीख जाता है वो हाथ हटा लेते हैं। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखना समाज में दूसरों के साथ होता है। ये स्लाइड सीटेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। प्याजे और वाइगॉत्स्की के बीच के मुख्य अंतर, चलिए इसको बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। प्याजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर सीखना होता है। मतलब जब बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हो जाएगा, तभी वो सीखेगा। दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। जब बच्चा दूसरों की मदद से कुछ नया सीखता है तो उसका दिमागी विकास होता है। भाषा के बारे में भी दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। प्याजे मानते हैं कि पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। यानी बच्चे के मन में पहले कोई आइडिया आएगा, फिर वो उसे बताने के लिए शब्द सीखेगा। जबकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बल्कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। ये अंतर समझना आपको मुश्किल से मुश्किल MCQ को हल करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग और उनके नैतिक विकास के सिद्धांत की। कोहलबर्ग ये जानना चाहते थे कि लोग सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों को कुछ कहानियां सुनाई, जिसमें सबसे फेमस है हाइंस डिलेमा। कहानी यह है कि एक आदमी है हाइंस, जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बचाने के लिए एक दवा चाहिए जो बहुत महंगी है। हाइंस के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या उसे वो दवा चुरानी चाहिए? कोहलबर्ग ने लोगों के जवाब के पीछे के तर्क के आधार पर 3 स्तर दिए हैं। पहला स्तर प्री कन्वेंशनल। इस लेवल पे छोटा बच्चा सोचेगा। वो कहेगा, नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए वरना पुलिस पकड़ लेगी। मतलब यहाँ नैतिकता सजा से बचने पर आधारित है। दूसरा स्तर कन्वेंशनल। इस लेवल पे ज्यादातर लोग सोचते हैं। वो कहेंगे, चोरी करना गलत है, ये समाज के नियमों के खिलाफ है। यहाँ नैतिकता सामाजिक नियमों को मानने पर आधारित है। और तीसरा स्तर पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस लेवल पे व्यक्ति कहेगा, हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक इंसान की जान बचाना किसी भी कानून से बढ़कर है। यहाँ नैतिकता इंसान के अपने विवेक और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अच्छा, तो हमने पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग को समझ लिया, लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी क्लासरूम में लागू कैसे करें। यही से हमारा चौथा सेक्शन शुरू होता है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। ये आज के समय की शिक्षा का सबसे बड़ा दर्शन है। हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो पूरी की पूरी इसी विचार पर आधारित है। आपके पेडागोजी के जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो इसी बात पर टिके होते हैं कि आप एक टीचर के रूप में अपनी क्लास को चाइल्ड सेंटर्ड कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा का मूल मंत्र है। बच्चा भगवान है। बच्चा हमेशा सही होता है। व्यवस्था को बच्चे के अनुसार ढलना होगा, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा क्लास में सीख नहीं पा रहा है, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा है, तो कमी बच्चे में नहीं है। हमें कभी भी बच्चे को दोष नहीं देना है। कमी हमारे पढ़ाने के तरीके में हो सकती है, हमारे सिस्टम में हो सकती है। हमें ये नहीं कहना है कि ये बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाहता या ये मंदबुद्धि है। नहीं, हमें हमेशा खुद से पूछना है, मैं इसे और बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकता हूँ। एग्जाम में जब भी कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जो बच्चे पर दोष डाल रहा हो, समझ जाइएगा कि वो जवाब कभी भी सही नहीं हो सकता। चलिए अब दो तरह की क्लासरूम की कल्पना करते हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है शिक्षक केंद्रित क्लास। यहाँ टीचर एक्टिव है और बच्चे पैसिव होकर सुन रहे हैं। टीचर लेक्चर दे रहा है। यहाँ जोर किस पर है? रटने पर, मेमोराइजेशन पर। ये पुराना पारंपरिक तरीका है। अब दाईं तरफ की क्लासरूम देखिए, ये बाल केंद्रित है। यहाँ टीचर एक राजा नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर है, एक सहायक है। वो बच्चों की मदद कर रहा है। यहाँ बच्चे एक्टिव हैं, वो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। बैठने की व्यवस्था भी फ्लेक्सिबल है। यहाँ रटने पर नहीं बल्कि समझने पर और ज्ञान का निर्माण करने पर जोर दिया जाता है। तो आप ही बताइए, सीखने के लिए कौन सी क्लास बेहतर है? जाहिर सी बात है, बाल केंद्रित क्लास। यही आज की शिक्षा का आधार है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ गए हैं जो न सिर्फ एग्जाम में आपको 4-5 नंबर दिलाएगा, बल्कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा टीचर बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा 5वां सेक्शन है समावेशी शिक्षा, यानी सबके लिए शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इस विचार पर आधारित है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे उसकी कोई भी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति हो। ये शिक्षा में समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक टीचर के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्लास के हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के सीखने का बराबर मौका दें। तो आखिर ये समावेशी शिक्षा है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर तरह के बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हों, सभी एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। समावेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक दिव्यांग बच्चे को लाकर नॉर्मल क्लास में बिठा दिया। नहीं, समावेशन का मतलब है कि हम अपने सिस्टम को, अपने पढ़ाने के तरीकों को, अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाएं कि वो हर बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमें बच्चे को सिस्टम में फिट नहीं करना है, हमें सिस्टम को बच्चे के लिए फिट बनाना है। यही समावेशन का असली मतलब है। चलिए अब अपनी क्लास के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं। इसे आप एग्जाम के लिए एक ट्रिक या हैक समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सवाल में फंस जाते हैं, 2 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स को पहचानना आपको सही जवाब तक पहुंचा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये पेडागॉजी की समझ पर ही आधारित है। ये सेक्शन आपको एमसीक्यूज को तेजी से और सही तरीके से सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक टूल है, कॉन्सेप्ट की समझ का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी ये आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स जो बाल केंद्रित शिक्षा को दिखाते हैं, और दाईं तरफ है नेगेटिव कीवर्ड्स। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पॉजिटिव शब्द जैसे प्रोत्साहित करना, करके सीखना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, समूह कार्य, चर्चा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये शब्द मिले, उसके सही होने की संभावना 99% होती है। अब नेगेटिव शब्दों को देखिए। रटना, सजा देना, अलग करना, केवल या एकमात्र, मानकीकृत परीक्षण, लेक्चर देना। जिस भी ऑप्शन में आपको ये शब्द मिले, वो जवाब लगभग हमेशा गलत होता है। तो एग्जाम में जब आप फंस जाएं, तो इस एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आप आसानी से सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज की हमारी ये मैराथन क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने वृद्धि और विकास से लेकर एग्जाम के कीवर्ड्स तक हर जरूरी पहलू को समझा है। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी भावी शिक्षकों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सवाल यह है, मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो लगातार शरारत कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या आप उसे डांटेंगे, या उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? सोचिएगा, इसका जवाब आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसी में छिपा है। याद रखिएगा, हमें बच्चे को नहीं, बच्चे के व्यवहार के पीछे के कारण को समझना है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।